डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम टॉर्क को डिस्कस कर रहे थे और उसी का एक एडजेसेंट टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम, वो आज हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम है क्या, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं कि अगर एक बॉडी में बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक्सर्ट हो रही हैं, और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखे, मेंटेन रखे, तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम देखते हैं कि जी बॉडी जो है उस पर फोर्सेस लग रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, दो लग रही हैं, दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं। तो हम देखते हैं कि जी इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर इफ़ द अंडर द एक्शन ऑफ a number of forces बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करे या कंटिन्यू करे, तो हम कहेंगे बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो हम देखते हैं कि जी रेस्ट में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो के बराबर। वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। एक बॉडी पे बहुत सी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब बॉडी ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखा है, तो बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हम कहते हैं कि एक बॉडी अपनी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को कांस्टेंट रखती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो। अगर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो हम कहेंगे बॉडी यहाँ पे भी अब इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम की अब यहाँ पे कौन सी टाइप होगी? हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, कि कितनी कंडीशंस होती हैं। तो हम देखते हैं कि जी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हैं? दो तरह की कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूँ फर्स्ट कंडीशन। What is first condition of equilibrium? और इस तरह से हम सेकंड कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि जी सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी वो क्या रहता है? ज़ीरो रहता है। तो हम कहते हैं कि जी सारी फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम बात करें कोप्लेनर फोर्सेस के हवाले से, तो इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस, एक प्लेन में फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, तो फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस का सम क्या हो? ज़ीरो हो। या फिर हम बात करेंगे जी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सारी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि जी न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि नेट फोर्स एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एफ नेट इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट क्या करता है? प्रोड्यूस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में। तो अगर हम कहें कि सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो है, मतलब एफ नेट ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ नेट ज़ीरो है तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़ीरो। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की दो कंडीशंस, या तो बॉडी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज ज़ीरो है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दोनों तरह की सूरतों में एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई होगी तो बॉडी का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, बॉडी का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे ज़ीरो। इस तरह से अगर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करें तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सारे टॉर्क्स का सम क्या हो? ज़ीरो के बराबर। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि
टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज किसके बराबर, टॉर्क क्लॉकवाइज के। और इसी स्टेटमेंट को आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो हम देखते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है तो सम ऑफ टॉर्क्स जो हैं वो 0 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रोटेशनल एनालॉगस इसका अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जी टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है। टॉर्क, नेट टॉर्क एक बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस फार्मूला से आप फैमिलियर होंगे। तो नेट टॉर्क क्या करता है, एक बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम कहें कि जी नेट टॉर्क ही एक बॉडी पे 0 है, टॉर्क नेट अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज क्या है वो 0 के बराबर। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वो 0 है। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बात कर सकते हैं। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं। तो हम उसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर पहले के इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे आप कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो हम कहेंगे बॉडी का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0। तो इस तरह फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है और बॉडी जो है उसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन 0 है। और हम इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इस तरह से अगर हम बात करेंगे जी, अगर सेकंड कंडीशन, when second condition of equilibrium is satisfied, तो हम लिखेंगे कि बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। when second condition of equilibrium is satisfied, बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये क्या है बेटा, 0 के बराबर। और जब ऐसा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि जी सेकंड कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सी टाइप है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर हम देखें कि बोथ कंडीशंस जो हैं वो अगर सेटिस्फाई होंगी, व्हेन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लें कि व्हेन बोथ conditions are satisfied, तो हम कहेंगे बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जी बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो हम कहते हैं कि बॉडी पे लगने वाले सारे टॉर्क्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं उनका सम किसके बराबर होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क के सम के बराबर होगा। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से भी यूएचएस के क्वेश्चंस बनते हैं। ज़रा देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हम देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करें, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ज़रा देखते हैं कि जी एक बीम बैलेंस के या सीसा के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से यहाँ पे बन सकते हैं। तो बीम बैलेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बीम है, बीम को आपने किसी पॉइंट पे पिवटेड किया है, मतलब उस पे वेज लगाया है, यानी कि ये हमारे पास एक बीम बैलेंस, ये लेट्स सपोज 1 मीटर इसकी लेंथ है
और इसको आपने इसके मिडल पे क्या कर दिया, एक वेज लगा दिया, इस तरह से एक वेज आ गया। और हम देखते हैं कि जी इसके एक एंड पे एक फोर्स लग रही है F1 और दूसरे एंड पे भी फोर्स लग रही है ये F2। तो हम कहते हैं कि जी वेज या पिवट पॉइंट से, या वेज जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपने लगाया इस बीम को या मीटर रॉड को, इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि अब ये बीम की अगर हम बात करें तो एक फोर्स को यहाँ पे मैं अगर रिमूव करूँ तो इसका मतलब क्या है, इस फोर्स के अंडर इस बीम में या इस रॉड में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब इस केस में ये बीम बैलेंस जो है या बीम ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें रोटेशन आ जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि एक टॉर्क, ये वाली फोर्स कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पे सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये बीम जो है ये बैलेंस में नहीं रहेगी, या इसको हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो हमें एक फोर्स यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, और ये फोर्स कितनी है बेटा, F2। तो हम कहते हैं कि जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मोमेंट आर्म। तो फोर्स F1 का मोमेंट आर्म क्या है, मैं कहूँ कि ये फोर्स F1 का मोमेंट आर्म कितना है, लेट्स सपोज L1। इस तरह से F2 का मोमेंट आर्म जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या होगा बेटा, L2। तो हम देखते हैं कि जी अगर ये एक एंड पे फोर्स लग रही है F1 और दूसरे एंड पे फोर्स लग रही है F2, और ये फोर्सेस के हवाले से अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के मोमेंट्स आर्म अगर इक्वल है, अगर मैं कहूं कि अगर L1 इज इक्वल टू L2, तो फिर फोर्स भी क्या होगी, दोनों फोर्सेस भी क्या होंगी, इक्वल। यानी कि इस बैलेंस को, इस बीम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ये दोनों फोर्सेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल, अगर इनके मोमेंट्स आर्म इक्वल हैं। तो हमें पता है कि भाई टॉर्क का रिलेशन किसके बराबर, LF के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी टॉर्क इज इक्वल टू LF के बराबर, और यानी कि अगर हम कहें कि एक टॉर्क T1 है उसके लिए L1 F1 और दूसरा टॉर्क T2 है तो उसके लिए क्या होगा बेटा, L2 F2। तो इसका मतलब फोर्स F2 कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क T2, और फोर्स F1 कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क T1, L1 F1 के बराबर। तो F1 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, इसको मैं रिमूव करूंगा तो ये टॉर्क कैसा होगा, आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूं तो इस फोर्स के अंडर कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स कैसे इस बीम को कैसे टिल्ट करेगी, तो आप कहेंगे ये टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर मैं F2 का टॉर्क देखूं, T2 है, L2 F2 और T1 L1 F1, तो इस बीम को बैलेंस में रखने के लिए ये दोनों टॉर्क्स क्या होने चाहिए, इक्वल, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि T1 इज इक्वल टू T2, ये हमारे पास क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे L1 F1 इज इक्वल टू L2 F2, अगर L1 L2 के बराबर है तो F1 भी क्या होगी, F2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है इसी बीम बैलेंस में, कि अगर हम कहें कि L1 इज लेस देन L2, अगर हमारे पास इस फोर्स का मोमेंट आर्म क्या है, इस फोर्स के मोमेंट आर्म से कम है, तो फिर फोर्स F1 क्या होगी, ग्रेटर देन F2। यानी कि इसकी कंडीशन अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बीम बैलेंस है, इसको आपने यहाँ पे वेज किया है, यानी कि इसकी लेंथ अगर हम कहें कि जी 1 मीटर है, 0 सेंटीमीटर पे एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स कितनी है बेटा, F1 की है, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे एक फोर्स लग रही है, F2 फोर्स लग रही है। तो आप देखते हैं कि जी F1 के लिए मोमेंट आर्म क्या है, इसकी वैल्यू इसके मोमेंट आर्म से क्या होगी, कम होगी। तो अगर L1 इज लेस देन F1, L1 इज लेस देन L2, तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी इस जैसा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह से एक कंडीशन और भी है कि अगर हम कहें कि इफ़ L1 इज ग्रेटर देन L2, तब क्या होगा, फोर्स F1 लेस देन F2,
तो जहाँ पे मोमेंट आर्म की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट करता हूँ कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है या एक बीम है, इस पे जो है हमने कहा कि इसकी लेंथ क्या है, ये एक मीटर रॉड जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसको आपने सेंटर से ही इसके ऊपर आपने वेज लगा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे सेंटर पे वेज लगाने से एक एंड पे फोर्स हमने लगाई कितनी, 10 न्यूटन की, और दूसरे एंड पे फोर्स जो है वो हमने लगाई कितनी, सेम फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। और मैं अगर इसकी बात करूं कि यहाँ पे इसका मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस वेज का डिस्टेंस कितना है, अगर 50 है तो जी ये वाला डिस्टेंस बताएं, ये वाला डिस्टेंस x क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें कि इस तरह से क्वेश्चन है तो हाँ आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसके लिए टॉर्क का रिलेशन क्या होगा, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज इक्वल टू, जहाँ पे वेज है वहाँ पे इक्वल का साइन पुट कर दें, यहाँ पे टॉर्क मालूम कर लें और यहाँ पे भी टॉर्क मालूम कर लें, तो आप यहाँ पे x मालूम कर सकते हैं। तो x यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं कहूँ कि जी इस वेज की जगह मैंने इक्वल का साइन पुट कर दिया, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा 0.5 मीटर, और इज इक्वल टू क्या होगा जी 10 मल्टीप्लाई बाय x आपको चाहिए। तो आप देखेंगे 10 से कैंसिल हो जाएगा तो x यहाँ पे कितना आएगा 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस और दूंगा और उसका सलूशन भी आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।